जय हिंद दोस्तों। जो लोग अनुभव की मिट्टी में तप कर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। और ऐसे ही अनमोल सिक्कों की गिनती में नाम आता है जैक मा का। जिस दिमाग को लोगों ने मात्र कचरे का ढेर समझा, उस दिमाग ने उनको चाइना का सबसे अमीर आदमी बनाया। और यहाँ से हमको दो चीजें सीखने को मिलती है दोस्तों। पहला ये कि किसी का दिमाग, आपका जो दिमाग है, आपके बारे में आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, इस दुनिया को भी नहीं पता है। और दूसरी बात ये कि आपके सामने कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति आए, आपको खुद को टूटने नहीं देना है। अपने आप को हमेशा मजबूत रखना है और उसका डट कर सामना करना है। दोस्तों कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि किसी के नंबर कम आ गए या कोई परीक्षा में फेल हो गया तो वो सुसाइड कर ले रहा है। मतलब एक कागज का टुकड़ा आपका किस्मत या फ्यूचर डिसाइड करेगा क्या? सर फिरे ही इतिहास को रचा करते हैं, समझदार तो उसको पढ़ा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको जैक मा का इतिहास बताता हूँ। आप अपने आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा का इतिहास क्या रहा है। और वाकई में क्या आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे या डिग्री है या बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, क्या ये मायने रखता है एक इनोवेशन को जन्म देने के लिए? अब जैक मा इतने बुद्धू थे कि मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुए। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए तो 10 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए। अब उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोला भाई साहब तो ऐसा ना हो पाएगा। बाद में उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडी किया है, बहुत ही गौरव की बात है। अब उसके बाद तो भाई साहब ये KFC में अप्लाई किए, बहुत ही नामी गिरामी कंपनी KFC में वेटर का अप्लाई किए। तो वहाँ पे 24 लोग अप्लाई करने गए थे, जिसमें 23 सिलेक्ट हुए और रिजेक्ट हुए मात्र 1, वो थे जैक मा। तो वहाँ तो उनका डिप्रेशन का मतलब हालत ही खराब हो गया कि भैया मैं एक अकेला आदमी मिला था क्या रिजेक्ट होने के लिए। जैसे तैसे करके उनको टीचर की जॉब मिली, सब्जेक्ट था उनका फेवरेट इंग्लिश, और कैसे भी करके वो टीचर बन गए। अब उसके बाद जो था ना, साथ ही साथ वो लोग पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करते थे। किसी का काम कर लिया, किसी की वसूली कर दिया, वसूली भाई बन के एकदम वसूली भाई घर पहुंच जाते थे, ए भैया पैसा दो हमारे कंपनी का। तो जो कंपनी इन्होंने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया जाओ US में हमारे क्लाइंट है, वो हमारा पैसा खा के बैठा हुआ, जाकर उससे पैसा लेके आओ, घपच के लेकर आओ। तो गए वहाँ पे ऐसे हीरो बन के, ए भाई पैसा दो। अब वो ससुरा इन्हीं को पूरा अपने घर में कैद कर लिया, कैद करे तब मंचे पे बोले अब यहीं पे तुम रहोगे। अब वो जैक मा बोले अरे भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे क्यों पकड़ के रखा हुआ है। अब भाई साहब उसने कहा ठीक है, तुमको छोड़ने का हम एक चीज देंगे, तुमको हमारा चाइनीज पार्टनर बनना पड़ेगा हमारे इंटरनेट में, हम जो एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये बेचारा मरता क्या ना करता है, इन्होंने हाँ कर दी। अब वहाँ पे उनको सबसे पहले इंटरनेट के बारे में जीरो नॉलेज थी, लेकिन वहाँ पे पहले उन्होंने इंटरनेट को देखा। अब इंटरनेट देखा तो उन्होंने कुछ टाइप किया, उसमें क्या था वो, उन्होंने अपने वतन का नाम टाइप किया, चाइना का नाम टाइप किया। और जैसे ही उन्होंने टाइप किया तो वहाँ पे कोई सजेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया, वहाँ पे सर्च ही नहीं हुआ। तो वहाँ पे उनका दिमाग चला कि भैया चाइना को अपने इस इंटरनेट की दुनिया में मेरे को लेके आना है। मतलब चाइनीज़ की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर मैं किसी तरह से उनको इंटरनेट पे लाने में कामयाब हो जाऊं तो एक तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। धीमे धीमे इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ कंपनीज के लिए वेबसाइट बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद वो ई-कॉमर्स में आ गए और 1999 में इन्होंने अलीबाबा की स्थापना की। अलीबाबा एक ई-कॉमर्स साइट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे ही चाइना में अलीबाबा चलता है, मतलब वहाँ पे अलीबाबा का यूज़ करके सब आपस में शॉपिंग करते हैं। जो अभी हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट ने अलीबाबा को भी बैन लगा दिया है। तो ठीक है, तो ये अलीबाबा जो है वो चल पड़ी, बहुत तेजी चल पड़ी। फिर उन्होंने कई चीज़ों में अपना हाथ जमाया, मतलब ये फिनटेक में जमाया, मतलब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी, मतलब इनका कॉम्बिनेशन है, फिनटेक में जमाया। और उसके बाद एक समय उन्होंने टाओबाओ कंपनी खोली। टाओबाओ कंपनी क्या थी, वो भी ऐसे ही नीलामी की चीज़ें बेचा करती थी स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे उसको टक्कर देने के लिए आ गई थी ईबे कंपनी जो थी, वो मतलब इनको टक्कर दे रही थी। अब ईबे को कैसे बचाया जाए, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया कि अगर ईबे ओशन में शार्क है तो हम भी रिवर के क्रोकोडाइल हैं। अगर हम ओशन में कूदेंगे तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम रिवर में रहेंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे। तो ईबे जो थी उस समय कमीशन लिया करती थी अपने कस्टमर से, मतलब इधर से भी उधर से भी ले लिया नीलामी की चीज़ बेचने का। आपको मान लीजिए कोई सामान बेचना है, आपने ईबे में डाल दिया, अब ईबे वाला क्या करेगा, आपसे कुछ कमीशन लेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेल दिया, इन्होंने जो कमीशन था ना वो पूरा जीरो कर दिया, पूरा तरह से फ्री कर दिया। तो लोग फिर ईबे छोड़ के फिर टाओबाओ में जाने लगे और धीमे धीमे टाओबाओ होने लगा सक्सेसफुल और ईबे को पीछे छोड़ दिया। तो ये छोटे छोटे लॉजिक और आइडियाज थे ना, ये उसी दिमाग का खेल था जिसको दुनिया ने एक कचरे का ढेर समझा था। तो दोस्तों धीमे धीमे इनकी तरक्की होने लगी और फाइनली नवंबर में इनके एंट ग्रुप्स के जो शेयर थे वो पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर होने वाले थे, बिगेस्ट शेयर होने वाले थे। लेकिन इन्होंने कर दी अक्टूबर में गलती।
24 अक्टूबर को इन्होंने एक कमेंट कर दिया कि भाई साहब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है इनका बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत ही पुराने घराने का है, इनको इसमें सुधार की ज़रूरत है। बस इतना सा कमेंट किया। अब भाई साहब इंडिया में गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कमेंट कहता है तो वो तो सुपर हीरो बन जाता है, और तो और अगर मतलब किस्मत अच्छी रही तो सीएम भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे काम उल्टा है, यहाँ पे लोग अता पता लापता हो जाते हैं ससुराली 2 मिनट में। मतलब अब क्या हुआ, इन्होंने 24 अक्टूबर को एक कमेंट किया, उसके बाद जो 2 नवंबर को था वो इनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई, और 3 नवंबर को सबसे बड़ा जो आईपीओ प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद अभी खबर आ रही है कि मतलब जैक मा जो है वो तब से 2 महीने से मिसिंग है, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। कोई कह रहा है वो ठीक है, कोई कह रहा है उनका कुछ पता ही नहीं है। मतलब अलग अलग साइड थ्योरीज हैं। कोई कह रहा है कि जैक मा भाग गए, कहाँ भागेंगे भाई, क्या कोई क्राइम किया उन्होंने? इतने अमीर आदमी हैं, उन्होंने अपने चाइना अपना वतन को एक तरह से उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना उनका शेयर बढ़ाया, उनका प्रॉफिट बढ़ाया जिस आदमी ने, वही आज मिसिंग हो गया। दोस्तों कोई नई बात नहीं है कि आपने चाइना के खिलाफ कुछ बोला और आप गायब हो जाओ, क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं चाइना में। मतलब जो पहले उनके जो मशहूर उद्योगपति थे रेन जिकियांग, उन्होंने कहा था मार्च 2020 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये कोरोना के लिए जिम्मेदार है सरकार। उन्होंने बस इतना ही बोल दिया। अब उसके बाद तो वो उड़ा गए, चपा गए, कहाँ चपा गए मालूम नहीं। फिर 8 महीने बाद मालूम पड़ा कि भैया उनको करप्शन के चार्ज में घुसा दिया 18 साल के लिए, जो जेल जो बहुत आया गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, तो चले गए। फिर उसके बाद चाइना में पत्रकार का गायब होना, चाइना में एक्ट्रेस का गायब होना, और मतलब बहुत सारे क्षेत्र में वहाँ के साइंटिस्ट है ही जियांग कोई, उनका भी अता पता लापता हो गए, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो इतने सारे इत्तेफाक हम वो किसी ना किसी सीरियस थ्रेट के ऊपर इशारा करते हैं। अब पॉइंट ये नहीं है कि वो गायब हुए, कहाँ गए, क्या नहीं हुआ, ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि चाइना का सबसे अमीर आदमी, मतलब वो भी अगर इनके इशारों पे नाच रहा है गवर्नमेंट के, तो सोचिए जो हम लोग चाइना का जो आइटम्स यूज़ करते हैं, उनका एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या उनका फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर वो जो कंपनी चाइना की उसको बनाती है वो भी इनके इशारे नाचती होगी, कल को ये गवर्नमेंट वाले बोलेंगे कि भाई इनका सारा डेटा कलेक्ट करके हमको दो, तुमको देना पड़ेगा, तो ये उड़ा जाएंगे कहीं इधर उधर, कब मालूम नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब इनको भी एक बात आपको समझ जानी चाहिए कि अभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट है। आप अगर फ़ोन ले रहे हैं तो बहुत सोच के ये मान के चलिए कि आपका डेटा गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए मैं कहूँगा समझदार रहिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।